बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, थोड़ी देर के लिए शायद स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो आप साथ ही रहिएगा। अगर खुदा न खास्ता स्क्रीन जो मैंने शेयर की है वो ऑफ हो जाती है तो परेशान ना हो। ज़रा मुझे वॉइस का इशू आ रहा है, वो मैं सही कर दूँ तो फिर आपसे बात शुरू करते हैं। राइट। जी प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, और अब अगर आप बात करना चाहें तो आपकी आवाज़ भी मैं सुन सकूँगा। उम्मीद करता हूँ उस पाक परवरदिगार की ज़ात से कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने डिस्टिंक्शन को डिस्कस कर लिया है, और अभी हम प्यारे बच्चों इन डिस्टिंक्शंस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जिन पॉइंट्स पे आप लोग चाहेंगे कि हम फर्दर वजाहत करें, एक्सप्लेनेशन दें, डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल दोज पॉइंट्स। एंड टुडे इंशाल्लाह we are going to start some practical work related to this chapter, right? The most important thing which I am observing from Monday onwards is कि बहुत सारे बच्चे क्लास में या तो देर से आ रहे हैं या फिर आ ही नहीं रहे। तो मैं आपसे बड़े प्यार, अदब, मोहब्बत से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप लोग अपनी अटेंडेंस के लिए, वालेकुम अस्सलाम मशहूर साहब, आप लोग अपनी अटेंडेंस के लिए बिल्कुल मुझे बराए मेहरबानी परेशान ना करें, वरना आपको पता है कि जब आप मुझे परेशान करते हैं तो मैं आपको परेशान करना शुरू कर देता हूँ। तो इसलिए अपनी अटेंडेंस को बहुत अहमियत दें। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन आपके मैसेजेस अनम्यूट करके जवाब देने का रिस्पॉन्स और क्लास स्टार्ट होने के 5 मिनट्स के अंदर अंदर आ जाने पर आपको प्रेजेंट मार्क करूंगा। क्लास स्टार्ट होने के विद इन 5 मिनट्स आपने क्लास को ज्वाइन कर लेना है। गैजेट्स आपके रेडी होने चाहिए। किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा कि सर वो मेरा माइक काम नहीं कर रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ये पुरानी बातें हैं, वो तो पहले भी नहीं करता था। कोशिश कीजिएगा अब ये सब चीज़ें काम कर लें तो बेहतर है। और कम से कम जब तक हम जूम पर नहीं जा रहे, यहाँ पर आपके मैसेजेस की तादाद
related to topic, 3 messages in context of discussion, in context of the topic होने चाहिए। आप अपने आर्गुमेंट्स, आप अपने सपोर्टिंग आंसर्स, जो मैं पूछूं उसका जवाब आप लिखकर भेजेंगे। रेड लाइट वॉल पे पूरी क्लास को क्योंकि मैं लेके नहीं जाऊंगा, वहाँ लिमिटेड लोगों को लेके जाऊंगा जिनके बारे में मुझे लगता है कि उनके जवाबात हमें लेने चाहिए, डिस्कस करने चाहिए। और जो लोग मुस्तकिल एब्सेंट रह रहे हैं, अगर आपकी नॉलेज में है तो प्लीज़ मुझे अलग से मैसेज करके बता दीजिए, या फिर कोशिश करें कि अगर आपका राब्ता है उनसे तो उनसे पूछें कि खैरियत है, सब क्लास में इतने दिन हो गए नहीं आ रहे। तो आज से मैं इंशाल्लाह आप लोगों की अटेंडेंस अपने पास मेंटेन करना शुरू कर दूंगा अपने सब्जेक्ट के लिहाज से। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अब रेगुलर रहें, क्योंकि आज से हम किसी हद तक कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल काम का आगाज़ करें। आज कुछ प्रैक्टिकल अगर समझाने में कामयाब हुआ तो फिर आपको एक छोटा सा असाइनमेंट भी जो है वो शेयर करूँगा और आप GCR पे उस असाइनमेंट को देख सकेंगे। चलिए पहले तो ये बताइए कि फाइनेंशियल पोजीशन का पॉइंट अगर आप सब पढ़ चुके हैं तो जनाबे अली अरीबा अनम्यूट करें और फाइनेंशियल पोजीशन का पॉइंट पढ़ के सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरीबा, जो बच्चा मेरे कहने पे माइक को अनम्यूट नहीं करेगा या फिर सो रहा होगा, मैं उसकी अटेंडेंस एब्सेंट मार्क करूंगा। ये बात नोट कर लीजिए अपने पास। बाद में मुझे मत बोलिएगा कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरा नेट खराब हो गया था। जी मेरा बेटा, आपकी आवाज़ आ रही है। जी वालेकुम अस्सलाम। सर रीड करना है? ये रीड करना है, और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर सकती हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है, आप घर से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जस्ट रीड कर दीजिए। Financial position. True financial position can be known by preparing a balance sheet. Only estimated financial position can be known on the basis of statement of affairs. अच्छा, अब ये बताइए अरीबा, बैलेंस शीट याद है कुछ क्या होती है? जी सर, जो एंड में हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाते हैं राइट, अकाउंटिंग उसमें क्या पीरियड क्या के। चीजें? जी मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रही हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है मेरा बच्चा? उसमें सर एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। एक्सीलेंट। अब फर्क सिर्फ इतना सा है कि जिसे आप बैलेंस शीट कह रही हैं वही चीज यहाँ बन रही है। यहाँ बनती थी बैलेंस शीट जनाबे अली विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब अगर आप लोग बोले सर ट्रायल बैलेंस याद नहीं आ रहा, तो ये बात हो जाएगी गलत। फर्स्ट ईयर में हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, एडजस्टमेंट्स गिवन होती थी, और हम ट्रायल बैलेंस को देखकर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते थे। अब यहाँ पर क्योंकि ये तो सब बताया नहीं है कि क्या गिवन है, लेकिन याद कीजिए ना, कल 5th पॉइंट हमने इसी प्रेजेंटेशन का पढ़ा था, जहाँ लिखा था ट्रायल बैलेंस। यहाँ ट्रायल बैलेंस बनता है, यहाँ ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। तो सोचिए, जब यहाँ ट्रायल बैलेंस बनता है तो ट्रायल बैलेंस को देख के बैलेंस शीट बना सकते हैं, एग्री। और जब इधर ट्रायल बैलेंस ही नहीं बनता तो यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए ट्रायल बैलेंस नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन तो यहाँ भी बनेगी। यहाँ पर भी प्रॉफिट और लॉस निकल रहा था, यहाँ भी प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। यहाँ निकलता था ट्रू, यहाँ एस्टिमेटेड। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बन रही है क्योंकि ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आप अंदाजा लगाकर एस्टिमेशन की बुनियाद पर फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। और अब जो फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस से एक्सट्रैक्ट नहीं होती। अच्छा सर, फिर वो कैसे बनती है? वो तो डेफिनेटली जब हम काम शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे बनती है। लेकिन क्योंकि ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होती, एस्टिमेटेड होती है, और वो ट्रायल बैलेंस से भी नहीं बन रही होती, इसलिए उस फाइनेंशियल पोजीशन का नाम अब बैलेंस शीट नहीं है, बल्कि क्या है प्यारे बच्चों? पढ़ सकते हैं आप, लिख के भेज सकते हैं मुझे, क्या लिखा हुआ है?
क्या आप लिख के भेज सकते हैं? ये है आपकी पार्टिसिपेशन। जब मैं आपसे कहता हूँ आप लिख के भेज सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने क्लास में पार्टिसिपेट किया। और मैंने आपको बता दिया कि आपके नाम के 3 मैसेज अगर मेरे पास नहीं होंगे रिलेटेड टू पार्टिसिपेशन तो जिम्मेदार आप हैं। मुझे मत बोलिएगा सर हम क्लास में मौजूद थे। मैंने तो आपके पेरेंट्स को यही अटेंडेंस दिखानी है जो मैं मार्क करूंगा। थैंक यू सो मच। इतने सारे रिप्लाई आ रहे हैं आज। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अच्छा है ना, इस तरह लिखकर जरा आप प्रैक्टिस में रहते हैं, आप इन टच रहते हैं, इंटरेक्टिव सेशन रहता है, वरना नींद आ जाती है भाई। इतना अच्छा तो इतनी सुरीली आवाज थोड़ी सर इमरान की कि आप सुनते रहें, सुन भी हो जाते हैं आप अक्सर। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बिल आखिर मैसेज कर ही दिया, और आई होप कि सभी ने कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो अपने अपने अमल के जिम्मेदार खुद हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि सिर्फ एक स्टूडेंट रविया है जो मेरी नॉलेज में है, और पता नहीं आज वो रविया क्लास में है या नहीं, कल आई थे आई थिंक, कि जो लीव्स पर हैं। बाकी स्टूडेंट जो जितने भी क्लास में मौजूद नहीं है, अगर आपका राब्ता है तो प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म करें क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और ये अटेंडेंस 40, 38, 39 ये वाला रुझान बहुत गलत है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो आई होप फाइनेंशियल पोजीशन सब बच्चों को समझ आ गया है, अल्लाह के हुक्म से याद भी रहेगा। इसके बाद एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है, ऑल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट मेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स, नो स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू एडजस्टमेंट्स। भाई सीधी सी बात है, जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है, तो आप उन्हें एडजस्ट करने के बाद फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं। अरे भाई यहाँ पर तो ट्रायल बैलेंस ही नहीं है बेचारा, तो एडजस्टमेंट कैसी, किस बात की अटेंशन? और अकाउंटिंग करने वाले को अकाउंटिंग करनी नहीं आती है, उसे पता ही नहीं है कि खर्चा अगर अदा नहीं हुआ लेकिन बेनिफिट मिल गया, खर्चा अगर अदा नहीं हुआ लेकिन बेनिफिट मिल गया तो खर्चे को इसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए, तो खर्चे को इसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए। जनाबे अली मोहतरम, जनाबे अली मोहतरम शुएब हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो बात मैंने कही उसके उसके जी पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, तो मोहम्मद शुएब साहब आपसे रिक्वेस्ट है जो बात मैंने कही उसके प्रिंसिपल का नाम बताइए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का नाम आप लिख के भेज रहे हैं। प्लीज कोई बच्चा चैट बॉक्स में लिख के ना भेजे, रिक्वेस्ट है आपसे। जी शुएब साहब, जो बात मैंने कही अगर आप वो सुन रहे थे, क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात? आप मेरे साथ क्लास में हैं? सर मैंने अभी ज्वाइन करी है, मुझे बिल्कुल आज पहला दिन है मेरा। हाँ सर, तो बस अब ये इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि अपने तमाम मामलात को आपने साथ साथ चलाना है और पढ़ाई को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पुराने सारे लेक्चर आप देख लें, और अब अटेंडेंस के ऊपर मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके सर। तो और किस किस ने अभी ज्वाइन किया है भाई? नहीं साहिल साहब, आप तो शुरू से मेरे साथ हैं। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया वो हैंड रेस कर दें ताकि फिर मैं उनका नाम लूं तो ये ना बोले सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। जी, और किसने अभी ज्वाइन किया? हैंड रेस कर ले। शोएब ने तो कह दिया अभी ज्वाइन किया, हालांकि मैं मुस्तकिल देख रहा हूँ, लेकिन चलें। जी अब्दुल्ला शाहिद साहब, सर इस साल आपने ख्याल रखना है, आपका नाम भी हिट लिस्ट पे है सर, सही है ना? हिट लिस्ट समझते हैं ना आप, मतलब आप मशहूर आदमी है मेरी लिस्ट में। जी बस रिक्वेस्ट है सर, अच्छा पढ़ने वाले इंसान है आप, मुझे पता है, खुद से पढ़ लेते हैं ये भी पता है मुझे, लेकिन सर जो यहाँ फीस कॉलेज में आप पे करते हैं उसका रिटर्न हमें भी कुछ देने देना, हमें भी कुछ वैल्यू ऐड करने दें आपकी ज़ात में, हो सकता है हम भी कुछ आपको सिखा सकें। तो सर प्लीज़ में क्लास में ज़रा कोशिश कीजिए, रेगुलर रहिएगा। थैंक यू सो मच। जी वलीजा बताइए मैंने क्या बताया? जो बात मैंने जो लास्ट बात कही वो फर्स्ट ईयर के अकाउंटिंग के किसी प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट से रिलेट करती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्रूअल और मैचिंग प्रिंसिपल बहुत क्लोज होते हैं, इसलिए मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा। मैचिंग प्रिंसिपल जो है अकाउंटिंग का
जो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है और मैचिंग प्रिंसिपल है। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम है और मैचिंग प्रिंसिपल ये बताता है कि खर्चा चाहे अदा किया हो या ना किया हो, अगर बेनिफिट मिल गया तो खर्चा इसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये सब बातें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने वाले को नहीं पता होती। इसी तरह यूटिलिटी की तरफ अगर हम आते हैं तो इट इज यूज्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। यानी यूटिलिटी से मुराद यहाँ पर ये है, ये वो वाली यूटिलिटी नहीं है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर यूटिलिटी का मतलब इन टर्म्स ऑफ यूज है कि हम डबल एंट्री सिस्टम को तमाम तरह के ट्रेडर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली रिजा, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू मेरा बेटा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, वी यूज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम only in small businesses, right? Are you getting my point? Is it clear to all? शुक्रिया, शुक्रिया बच्चों। तो याद रहे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्मॉल बिजनेसेस क्योंकि वो अकाउंटेंट की कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकते, तो स्मॉल बिजनेसेस फॉलो करते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। एमन जब तक आप डे फर्स्ट के लेक्चर से कल तक के लेक्चर्स को नहीं देखेंगे, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बहरहाल मैं रिपीट तो कर रहा हूँ और आपके बगैर कहे भी रिपीट कर देता हूँ मेरा बेटा, लेकिन बात यह कि आपको समझ नहीं आएगा कि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखनी है तो डेफिनेटली आपको मेरी बात समझ आएगी। और डबल एंट्री सिस्टम, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, आइदर लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी डबल एंट्री सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो सर क्या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कोई बड़ा बिजनेस यूज नहीं कर सकता? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बिजनेसेस को तो अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए चीजों को ज्यादा प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ता है। वहां पर तो गवर्नमेंट और एफबीआर और बहुत सारे इदारों की नजर होती है, वो उनकी इनकम को मॉनिटर कर रहे होते हैं। बड़े बिजनेसेस में ज्यादा लोगों के पैसे लगे हुए होते हैं, तो वहां पर ज्यादा लोग उस बिजनेस की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो अगर वहां पर प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होगी, वहां पर प्रॉपर अकाउंटेंट्स नहीं काम कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है वहां एफबीआर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इन्वेस्टर्स सेटिस्फाई नहीं होंगे कि भाई ये कैसा हिसाब किताब हो रहा है, हमें क्या पता हमारा बिजनेस सही चल रहा है या नहीं। हम तो एक साल का इंतजार नहीं करेंगे, हमें तो बताओ एक महीने के बाद हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। एग्जैक्टली मशहूर, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू मेरा बेटा। तो अब नाउ द लास्ट पॉइंट इज रिकॉग्निशन। रिकॉर्ड्स मेंटेन अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब वही वाली बात कह दी मेरी। अब याद करें, मैंने आपसे कहा था रिजा, अगर आप मेरे साथ हैं तो याद करें, मैंने कहा था कि हिसाब किताब तो सबको करना है, पान वाले को भी हिसाब किताब आता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि उसे अपना प्रॉफिट लॉस मालूम करना है। और याद करें, मैंने ये भी कहा था कि उसको अपनी डिटेल्स गवर्नमेंट को शेयर करनी है। अगरचे कि पाकिस्तान में स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेसेस अपनी डिटेल्स गवर्नमेंट से शेयर नहीं करते, एफबीआर से शेयर नहीं करते। और बेटा स्मॉल तो क्या, यहाँ पर तो ऐसे भी माजरत के साथ बिजनेसमैन हैं, यहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है माजरत के साथ जो कि अपना टैक्स जो है ना वो पे करती हैं और ना वो टैक्स अथॉरिटीज के पास रजिस्टर्ड होना पसंद करती हैं। लेकिन बहरहाल ये एक अलग बहस है, कहीं हम पॉलिटिकल गुफ्तगू की तरफ ना चले जाएं। तो मैं अपनी बात को जो है वो शॉर्ट करते हुए अर्ज करना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, कि जब एक स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस अपना प्रॉफिट और लॉस अपने तौर पर मालूम करके और वो ले जाके डिटेल बना के गवर्नमेंट को दे, एफबीआर को दे, तो गवर्नमेंट उसकी बात पर कैसे यकीन करे? या तो गवर्नमेंट हर शख्स के रिकॉर्ड्स को चेक करने लग जाए, ऐसा ही है। चीजा शायद आप भूल गई, स्मॉल बिजनेसेस अकाउंटेंट हायर नहीं कर सकते, तो उनकी बुक्स बैलेंस कौन करता है? हम करते हैं ना, आप करती हैं, मैं करता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। और इसके लिए वो पूरा साल गुजरने के बाद अपनी सारी डिटेल लेके आते हैं हमारे पास, आपके पास, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और वो कहते हैं जी मुझे आप डिटेल्स बना के दें। और अगर कोई छोटा बिजनेस करने वाला खुद से अकाउंटेंट है, उसको अकाउंटिंग करनी आती है, तो भी वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस
बनाकर गवर्नमेंट को शो करेगा तो गवर्नमेंट इसलिए नहीं मानेगी क्योंकि वो उसका बनाया हुआ है, बेशक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्यों ना हो। समझ रहे हैं जी बेटा शीजा? डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, सीधी सी बात है। देखिए बहुत आसान सी बात करूंगा मैं, इस पे ज्यादा लंबी तमहीद नहीं मानूंगा। सीए वाले ज्यादा पैसे नहीं लेते क्या? तो बेटा सीए वालों को हम एम्प्लॉय थोड़ी रखते हैं। जब कोई छोटा बिजनेस मैन हमारे पास आएगा और कहेगा मुझे अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनवाना है, बैलेंस शीट बनवानी है गवर्नमेंट के पास फाइल करने के लिए, तो आपके ख्याल में हमें उसके लिए क्या किसी 10 to 15 ईयर एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलना पड़ेगा कि तुम इनका हिसाब किताब देखो? नहीं ना। तो इसका मतलब है नहीं, मंथली पे हायर नहीं करते मायरा, नहीं बिल्कुल भी मंथली पे नहीं करनी होती। बात को समझ लीजिए। अच्छा वो आप सब ये सवाल कर रहे हैं, जब हम सपोज कर लें कि एक बिजनेसमैन जो है स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेसमैन हमारे पास आता है और हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और वो आके कहता है कि जी मुझे अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाने हैं, तो भाई हम उसके बिजनेस का साइज देखेंगे, हम उसके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस वगैरह को नोटिस करेंगे और उसके मुताबिक हम कहेंगे ठीक है जी हम आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने के 1 लाख रुपीज लेंगे, 50,000 रुपीज लेंगे, 10,000 रुपीज लेंगे, 5 लाख रुपीज लेंगे, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस, राइट? अच्छा जी फातिमा कह रही है सर एंड ऑफ द ईयर जब सबमिट करना होगा गवर्नमेंट के पास तब वो अकाउंटेंट के पास जाएगा। एग्जैक्टली ठीक है। और वो चाहे तो वो ड्यूरिंग द ईयर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कह सकता है कि जी मुझे ना मंथली बेसिस पे आपकी सर्विसेज चाहिए होंगी, मैं आपको मंथली 2,000 रुपीज, 3,000, 5,000, 10,000 या आप बता दें आप कितनी फीस लेंगे, मैं आपके बंदे को अपने ऑफिस में रखकर बिठा के काम नहीं करवा सकता। हाँ ये है कि मंथली बेसिस पे मैं आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा और आप मंथली बेसिस पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल बना दिया करें। सही है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि पूरे बाहर के मुमालिक में अगर आपके कोई रिलेटिव्स बाहर रहते हैं तो वहां वो पूरे उनके साथ एक लॉयर और एक टैक्स कंसल्टेंट होता है जो कि ईयर एंड पर उनकी तमाम डिटेल को गवर्नमेंट के पास फाइल करता है। फाइल मीन्स सबमिट, राइट? तो बिल्कुल ऐसा ही है बच्चों। तो बात बहुत तवील हो रही है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके आगे बढ़ते हैं। अल्लाह करे आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो। तो बात यह है कि भाई जब रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की बात की जाए तो डबल एंट्री से अच्छा, अब मैंने एक इंपॉर्टेंट बात की थी, अल्लाह करे आपने सुनी हो। वो क्या बात थी? मैंने कहा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं खुद अपना और आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालकर गवर्नमेंट के पास सबमिट करें अगर, तो गवर्नमेंट उसे एक्नॉलेज करेगी या नहीं? जी जवाब दीजिए। ये सब लोगों के जवाब आ गए मेरे पास? नहीं करेगी। अली मोहम्मद क्यों नहीं करेगी मेरा बेटा? तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गए लोग। अली मोहम्मद अनम्यूट कीजिए माइक। क्यों नहीं करेगी मेरा बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए मेरा बेटा। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी प्लीज जी। क्यों नहीं करेगी गवर्नमेंट? सर यानी अगर खुद ही एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो आसानी से यानी गवर्नमेंट को अपने कम रिकॉर्ड शो करके यानी अपना प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट शो करेगा कि यानी इसको कम टैक्स देना पड़े, तो वो इजीली चेंज कर सकता है। इसीलिए जब बड़ी बड़ी कंपनीज में ऑडिट होता है ताकि वो हर चीज़ चेक करें। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बेहतरीन हो गया। यानी बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करने वाले अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, पता है आपको? और अक्सर क्या, ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही वहां पे जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद किसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म 2, 4, 5 लोग मिलकर जहां चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ऑडिट की खिदमात फराहम कर रहे हैं उनके पास लेके जाते हैं अपने अकाउंट्स और बोलते हैं ये हमने बना लिए, अब आपका काम है इसको वेरीफाई करना। तो वेरिफिकेशन इज समथिंग डिफरेंट। अभी तो हम बात कर रहे हैं बच्चों, आई थिंक आप लोग मेरे पॉइंट को यकीनन समझ रहे हैं। आज हम कह रहे हैं आज इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो बनाना दूर की बात, उस बेचारे बिजनेस करने वाले को डबल एंट्री सिस्टम ही नहीं आता, तो उसने उल्टे सीधे रिकॉर्ड मेंटेन किया और वो पहुंच गया। और अगर वो ये चीजें लेके जाएगा गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट उसके रिकॉर्ड्स को रिकॉग्नाइज
नहीं करेगी, वो कहेगी आपके रिकॉर्ड्स जो आपने बनाए हैं ये सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत हैं और हमें डबल एंट्री सिस्टम के तहत चाहिए और किसी सर्टिफाइड अकाउंटेंट से वेरीफाइड अकाउंट्स होने चाहिए। अल्लाह अगर आपको बात समझ आई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बहुत काम है हमारे पास। एसर्टेनिंग प्रॉफिट अंडर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, यकीनन आपको मैंने कल पीपीटी शेयर करवा दी थी, आपने पीपीटी को खुदा ना खास्ता गो थ्रू तो नहीं किया, अगर किया तो यस, नहीं किया तो नो। अच्छा जी, अच्छा जी, गुड। तो सबका जवाब ना आने का मकसद यही है कि नहीं किया। ठीक है, ठीक है जी। सच बहुत मुश्किल काम है दुनिया का, लेकिन जब आप बोलते हैं ना तो आप एक मजीद गुनाह से बच जाते हैं। बड़ा मुश्किल काम है ना सच बोलना, उसके नताइज भुगतने पड़ते हैं और भुगतते भी हैं आप, है ना। चलें, बहरहाल तो बच्चों बहुत शुक्रिया, आपने रिस्पांस दिया। अब बात समझने की सिर्फ इतनी सी है कि अब आप इन स्लाइड्स को ज़रा खुद भी देखिएगा, मैं इस पे ज़रा बात करना शुरू करता हूँ। एसर्टेनिंग प्रॉफिट अंडर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, यानी अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपको ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट मालूम करना है जहाँ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम है, यानी जहाँ पर इंफॉर्मेशन कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है, जहाँ पूरे साल के एक्सपेंस नहीं पता, जहाँ पूरे साल की इनकम नहीं पता। तो सबसे पहले हम पूछ लेते हैं ताहा नदीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो प्यारे भाई? मोहम्मद ताहा नदीम, वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं प्यारे बेटा? ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी सर। अच्छा ये बताइए, फर्स्ट ईयर में बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए क्या बनाते थे? सर वो इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या लिखते थे? सर एक्सपेंस और रेवेन्यू। एक्सीलेंट मेरा बेटा, खुश रहिए। अच्छा ये बताइए, वो एक्सपेंसेस रेवेन्यू क्या किसी पर्टिकुलर डे के होते थे, किसी दिन के होते थे? नहीं, फॉर द ईयर होते थे। एक्सीलेंट, फॉर द ईयर, फॉर द पीरियड, पूरे साल के। 6 महीने का बना रहे हैं तो 6 महीने के। अच्छा अब ये बताओ मोहम्मद ताहा कि बेटा यहाँ पे मेरा बच्चा जी जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम है, क्या यहाँ एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज बिजनेस के रिकॉर्ड हुए हुए होते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम में? नहीं सर, एज सर्टेन तो नहीं होते, लेकिन मतलब उनको वो होता है, मतलब एक फिक्स होता है, उनको पता होता है, मतलब ईयर एंड पे मतलब अच्छा, एस्टिमेशन होती है, लेकिन प्रॉपर एस्टिमेशन, प्रॉपर एग्जैक्टली। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन वो अंदाजा लगाते हैं। ठीक है मेरा बेटा, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया, खुश रहिए। अच्छा अब बात यह है कि भाई देखें, आपके पास एक शख्स आता है और वो कहता है भाई मुझे नहीं पता पूरे साल मैंने क्या खर्चा किया, तो अब आप उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। मसलन क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं? भाई दुकान अपनी है तो किराया कितना देते हो, मुलाजिम कितने हैं, बिजली के बिल 12 महीने के पिछले अवेलेबल हैं ले आओ, गैस के बिल ले आओ, पानी के बिल ले आओ। ठीक है, यानी आप उससे बहुत सारी चीजें, हाँ। लेकिन अब जब आप मशहूर हैं, आप उससे सवाल करते हैं ना परचेजेस कितनी की, तो वो कहता है ओ भाई मुझे क्या पता, मैंने तो पूरे साल में बहुत मरतबा माल खरीदा, अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई की दुकान बेहतरीन चलती थी, मैं तो बहुत माल खरीदता था और बहुत माल बेचता था, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कब कब खरीदा और कब कब कितने कितने का बेचा। लो भाई हैप्पी बर्थडे हो गई। अब कहाँ से लाओगे एक्सपेंस सारे? परचेज के रिसिप्ट संभाल के ही नहीं रखी उसने, उनको तो उसने पान रख के खा लिए बेटे। नो प्रॉपर रिकॉर्ड, इसका मतलब है एक्सपेंसेस का प्रॉपर रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा आपको। अब क्या करें? कुछ रिकॉर्ड नहीं किया फातिमा, वो तो बोल रहा है मुझे क्या पता रिकॉर्ड करते हैं, मैं तो बस बिजनेस कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉफिट धमाधम, और क्या। अब्दुल्ला शाहिद साहब एस्टिमेट करके टैक्स ले लेंगे तो एस्टिमेट भी तो करना पड़ेगा ना, एस्टिमेट भी करने का कोई तरीका होगा। एक्सपेंस और अर्निंग देखेंगे अपनी, तो फातिमा कहाँ से देखेंगे एक्सपेंस और अर्निंग? पूरे साल में कितने का माल बेचा है उसे नहीं पता ना, उसने लिखा ही नहीं है कहीं अपने पास। वो तो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह दुकान बेहतरीन चलती है, माल खरीद के लाता हूँ बिक जाता है, माल खरीद के लाता हूँ बिक जाता है। हाँ ये पता है कितने पैसे आए, कितने पैसे का, ये थोड़ी पता है कब कब कितने पैसे आए, कब कब कितने पैसे गए। अल्लाह करे आप मेरी बात समझ रहे हो सब लोग। अच्छा
कितनी प्यारी बात की तलाल भाई ने, जिससे सामान लिया उसके बाद चले जाएं वापस हैं, और वो भी आपकी तरह खूबसूरत हो। बोले भाई मैं भी नहीं लिखता अपने पास, मैं तो पता नहीं कितने लोगों को सामान बेचता हूँ, और तुम्हें कितने का बेचा मुझे क्या पता, और क्या तुमने पूरे साल मुझसे ही सामान लिया है? तो तलाल भाई ऐसी बातें करें मैं पकड़ सकूं, सही है। महक आदिल, ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्टिव एविडेंस तो तब होगा ना जब उसने प्रॉपर कोई सिस्टम अकाउंटिंग का मेंटेन किया हो। अच्छा, अली मोहम्मद ने भी अपनी एक लॉजिक दी। चले बहरहाल मैं आप सबके जवाब पढ़ रहा हूं। देखें, इसका मतलब है आप सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आप उसके प्रॉफिट को मालूम करें। हाँ, और फातिमा ने जवाब दिया पान वाले को कोई रिसिप्ट नहीं देता है। पान वाला जब आपको पान बेचता है तो क्या वो आपको पर्ची बना के देता है इतने रुपए के पान दिए? बेकरी वाला आपको स्लिप बना के देता है? हर बेकरी वाला कोई आपको स्लिप बना के नहीं देता। तो सुन लीजिए आप, अब्दुल्ला शाही साहब कहते हैं जितने पैसे आए माइनस जितने पैसे गए, जितने बच गए उस पे टैक्स। नहीं प्यारा बेटा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। जितने पैसे आए जितने पैसे गए, तो हो सकता है इस साल उसने फर्नीचर भी खरीदा, उसकी वजह से पैसे गए होंगे। सैयदा अमल आसिम आप कहती हैं पान वाला टैक्स नहीं देता, तो बेटा ये पान वाला कनाडा में है, ये पान वाला ऑस्ट्रेलिया में है, ये पान वाला जर्मनी में है, ये पान वाला यूएसए में है, ये पान वाला यूके में है। पाकिस्तान में कौन रह रहा है इस वक्त? क्या आपको नहीं पता कि मैं आपको इस वक्त बाहर के मुल्क में बैठ के अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं? मनाहिल जहरा, क्या बात है, लगता है तुमने प्रेजेंटेशन पढ़ ली थोड़ी सी। हाँ हाँ, तो फातिमा जहरा कहती है तो उसको अपनी गवर्नमेंट का आइडिया नहीं कि वो क्यों गया फिर वो बाहर। तो भाई वो बाहर चला गया, लेकिन वो अकाउंटेंट नहीं रख सकता ना, तो उसने अपना बिजनेस तो किया। अब्दुल्ला शाह साहब कहते हैं उसकी दुकान नहीं चलेगी। अब आप लोग थोड़ा सा तफरी की तरफ आ गए। बहरहाल अगर वो बाहर है तो मोस्ट प्रोबेबली रिसिप्ट संभाल के रखी होगी। नहीं बेटा, बात वही है ना कि हर छोटा बिजनेस अपने पास रिसिप्ट और पेमेंट ये सब मेंटेन नहीं कर रहा है। जी, अब्रॉड में भी टैक्सेबल इनकम का क्राइटेरिया होगा, बिल्कुल होगा। मैंने कब कहा? मैंने इसीलिए तो बाहर भेजा है। पाकिस्तान में रहते हुए ये लोग पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। अमल जो लिख के भेज रही थी मैसेज, अमल ये कहना चाह रही थी पाकिस्तान में कोई पान वाला टैक्स नहीं देता, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। मैं आपको ऐसे पान वाले दिखा सकता हूँ जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को, FBR को टैक्स पे करते हैं। अब मसला वही है ना कि आप लोग समझते हैं कि हर तालाब की सारी मछलियां गंदी हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ऐसे दुकानदार दिखा सकता हूँ, लेकिन बहरहाल अब मैं दिखाने तो ना जा रहा हूँ ना आप जा रहे हैं। जी हाँ, जो कि टैक्स फाइलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात को आगे बढ़ाएं, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। जरा तवज्जो चाहिए आपकी, प्लीज जरा मेरी बात सुनिएगा आप गौर से। बात यह है कि आप सबने बड़ी कोशिशें की कि किसी तरह आप उसका प्रॉफिट और लॉस मालूम कर लें, लेकिन मनाहिल जहरा ने चीजें पढ़ी हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन को देखा है, तो इस बेसिस पे उन्होंने जवाब दिया। अब बात यह है, आपने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह आपको उसके पूरे साल की इनकम, पूरे साल के एक्सपेंस पता चल जाए, लेकिन आपको पता नहीं चल रहे। तो अब एक तरीका बचता है आपके पास, और वो तरीका क्या है? आइए मैं जरा इस पैराग्राफ को पढ़ लूं, वरना फिर ये स्लाइड रह जाएगी। The main purpose of any business enterprise is to earn and maximize profit. Hence, every business owner wants to know whether the business has earned profit or suffered loss after a certain period of time, generally after the end of a year. There are two main methods. अब methods की बात हो रही है जो profit मालूम करने के लिए हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। And the number one is net worth method, statement of affairs method. आपने ये नाम याद रखने हैं। इसे प्योर सिंगल एंट्री मेथड भी कहते हैं, ये आपकी बुक में भी मौजूद हैं लिखे हुए। फिर कह रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, नेट वर्थ मेथड और प्योर सिंगल एंट्री मेथड। ये किस चीज के मेथड है? सर क्या पढ़ा रहे हैं आप हमें? इन मेथड में आप क्या सिखाएंगे? बिजनेस का प्रॉफिट मालूम करना सिखाएंगे। एंड द सेकंड वन इज कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड जब पढ़ाऊंगा उसी वक्त बात करूंगा। अभी हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे नेट वर्थ मेथड, जिसका दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और तीसरा नाम प्योर सिंगल एंट्री मेथड है। तीनों नाम नोट कर लिया आपने अपनी नोटबुक में? अच्छा, अब आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी नोटबुक में ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना शुरू कर दें। जितना लेक्चर मैंने मंडे ऑनवर्ड दिया है, फ्रॉम मंडे टिल थर्सडे, बल्कि फ्राइडे, थर्सडे तो आज है ना,
कल फ्राइडे, कल तक जितना लेक्चर मैंने आपको दिया, आप तमाम लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में रिटन फॉर्म में मेक श्योर करेंगे। और किसी भी सूरत अगर आपसे ये रिक्वेस्ट की जाए कि आप अपने रिटन वर्क को अपलोड करें तो आपको करना होगा। तो सब बच्चे मेक श्योर करें। अब वो आपकी मर्जी है कि आप इसे उठा के एज इट इज छाप दें या फिर आप मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहां जॉट डाउन करें, ये आपकी चॉइस है, समझ रहे हैं। अब आप लेक्चर को दोबारा सुने, लेक्चर को देखें, वो आपका मसला है। लेकिन अगर आप अपने पास नोट्स मेंटेन कर रहे हैं तो वो बेस्ट है, और अगर नहीं मेंटेन कर रहे हो तो मेंटेन कर लें। रिटन वर्क जरूरी है, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है वाइस प्रिंसिपल की जानिब से कि बच्चों के पास नोटबुक में रिटन वर्क होना चाहिए, क्योंकि जब वो ऑनलाइन क्लासेस के बाद फिजिकल क्लासेस में आते हैं तो दिमागी तौर पे तो होते ही खाली, रजिस्टर भी खाली होते हैं, नोटबुक भी खाली होती है, तो खाली कुछ नहीं चलेगा इस बार, समझ गए ना आप लोग जी। बहुत शुक्रिया। अब पहला मेथड है नेटवर्क मेथड। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मेथड के बारे में कुछ बात हो रही है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और नेटवर्क मेथड में वो कह रहा है, अब ये पूरी अंग्रेजी ना आप पढ़िएगा, बस वो कह रहा है, क्या कह रहा है, आइए, वो कह रहा है कि आप जानते हो कि एसेट और लायबिलिटी की मदद से आप क्या निकाल सकते हो। यकीनन आप जानते हो, आप कैपिटल निकाल सकते हो, ठीक है, अच्छा। और इसी तरह वो कह रहा है प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए, अब ये इतनी लंबी बात अगर मैंने पढ़ के सुनाई ना तो वक्त खत्म हो रहा है, वैसे भी आपकी समझ में भी नहीं आएगी ऐसे यहाँ मैं अगर इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ूं, तो ये पढ़ना है आपकी जिम्मेदारी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड बुक में आपके पास मौजूद है, ये प्रोसीजर लिखा हुआ है प्रॉफिट निकालने का, लॉस निकालने का। अब आपको ये कैसे समझ आएगा, तो इसके लिए मैं कुछ लिमिटेड वर्ड्स अदा करता हूँ। देखें मैंने ये स्लाइड गुजारी नहीं है, खुदा ना खास्ता, ये सब आपके लिए लिखा है। अगर मुझे ही पढ़ना होता तो फायदा क्या फिर, कि आपके लिए लिखा है, आप इसे पढ़ें और इसको समझें, इसमें जहां जो बात आपको समझनी है उसको मार्क करें और मुझसे डिस्कस करें। लेकिन अगर आप कहते हैं सर कुछ तो बताएं ना इसके बारे में, कुछ तो बोलें, तो मैं सिर्फ यहाँ रह के नहीं बोलना चाह रहा। अब मैं आपसे थोड़ा सा कुछ जर्नल स्टेटमेंट दूंगा, आप बस 4 से 5 मिनट तक गौर से सुनिएगा। जब आपको किसी बिजनेस के पूरे साल के एक्सपेंस और रेवेन्यू ही नहीं पता, तो अब आप किस तरह से उसका प्रॉफिट मालूम करें। तो जो बहुत सिंपल क्राइटेरिया हमारे दिमाग में आता है, गौर से सुनना है और आर्गुमेंट वेलकम, 1 करोड़ आर्गुमेंट करना, लेकिन मुझे मेरी बात भी मुकम्मल करने का मौका देना। आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिजनेसमैन ने जब बिजनेस शुरू किया तो वो कितने रुपए का मालिक था, और अब साल के आखिर दिन वो कितने का मालिक है। सर ये हमें, अच्छा अब देखें, अगर मैं टू दी पॉइंट बात करूं ना तो फिर तो यकीन करें मेरी जिंदगी इतनी आसान हो जाए। लेकिन बात यह है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको कहते हैं ना, यानी जो मैं कहता हूं कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर अगर मैं शेयर ना करूं तो फिर मजा नहीं आएगा। मैं जरूर शेयर करूंगा, लेकिन पहले आप मेरी बात सुने गौर से, वरना फिर 3 से 4 मिनट में मेरी बात नहीं मुकम्मल हो पाएगी। साल के पहले दिन के एसेट और लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन होंगे। कैपिटल एट स्टार्ट आपको पता है, अगर यानी मैं क्वेश्चन के लिहाज से समझाना चाह रहा हूँ। आप प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से बोलोगे ना सर उसने तो कुछ मेंटेन ही नहीं किया हुआ, तो मैं इसके बारे में भी इंशाल्लाह कल की क्लास में बता दूंगा। अगर अभी बताया तो फिर रह जाएगी बात। साल के पहले दिन एसेट्स और लायबिलिटीज अगर क्वेश्चन में गिवन है तो साल के पहले दिन का कैपिटल, या छोड़ दो सवाल, यूं कह लो कि अगर तुम उस शख्स से उसकी इन्वेस्टमेंट मालूम कर सको, और वो तो आमतौर पे हर इंसान को पता है। अब तुम यहाँ पर ना 10,000 क्वेश्चन कर सकते हो, सर अगर वो पहले से बिजनेस कर रहा है तो ये सब क्वेश्चन अभी ना करना प्लीज। अभी मेरी अजम्पशन को तहस नहस करने की कोशिश ना करो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। फर्स्ट ईयर है बिजनेस का, हम उससे बोलेंगे भाई बिजनेस कितने से स्टार्ट किया था, उसने कहा यार मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 25 लाख रुपए से। एग्री, यहां तक सब मेरे साथ हैं, ओके। अब अगर वो 25 लाख से उसने बिजनेस शुरू किया था, तो हम बीइंग एन अकाउंटेंट आज साल के आखिरी दिन उसके तमाम एसेट्स और उसकी तमाम लायबिलिटीज उसी से पूछ कर लिखेंगे। ये मैं प्रैक्टिकल के बारे में एक एक जुमला बोल रहा हूँ, पर प्रैक्टिकल बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, चला जाऊंगा, बेफिक्र रहो, बोलने को तैयार हूँ 10,000 बार, लेकिन अभी मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मुझे बोलने का मौका दो। साल के आखिरी दिन के एसेट्स और साल के आखिरी दिन की लायबिलिटी हम उससे मालूम करेंगे। जैसे हमने पूछा तुमने बिजनेस कितने से शुरू किया, तो उसने कहा 25 लाख। इसी तरह हम उससे कहेंगे अच्छा अब ये बताओ आज साल के आखिरी दिन तुम्हारी दुकान में कितने की माल पड़ा हुआ है। वो बोलेगा ओके मैं गिन के बता सकता हूँ। फर्नीचर है तुम्हारी दुकान में, हाँ। तुमने किसी को रेंट एडवांस में दिया था प्रीपेड, हाँ दिया था। क्या तुम्हारे बैंक में पैसे हैं, हाँ हैं।
बिल्डिंग तुम्हारी अपनी है, ये सब बातें हमने मालूम कर ली। क्या तुमने अपने मुलाजमीन की 12 महीने की सैलरी दे दी? नहीं, 1 महीने की बाकी है। क्या तुमने 12 महीने का रेंट अदा कर दिया? नहीं, अभी बाकी है 1 महीने का। क्या तुमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं निकाले? प्रैक्टिकल के बारे में बोल ही दिया मैंने। आप लोगों को पढ़ाते हुए ना मैं पता नहीं कुछ जज्बाती हो जाता हूँ, मैं बोल ही देता हूँ। देखिए, आपने उससे बातों बातों में सारे बैलेंसेस उगलवा लिए, निकलवा लिए, सही है। अब और ये वो चीजें हैं जो कि फिजिकली उसके पास मौजूद हैं। तो अब वो आपको कुछ ना कुछ इनके, और अगर वो इनकी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता तो आप प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा। वो बोलेगा मुझे क्या पता मैंने फर्नीचर कितने का लिया था, तो हम कहेंगे देखो फर्नीचर ना तुम बार बार नहीं खरीदते थे, बेवकूफों वाली बात ना करो। फर्नीचर तुमने साल में एक बार खरीदा होगा, क्योंकि फर्नीचर तो तुमने अपनी दुकान में रखने के लिए खरीदा है। तो बिल ढूंढो इसका, और अगर बिल नहीं है तो जिससे खरीदा था उससे मालूम कर लो। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर अंदाजा लगाना पड़ेगा कि तुम्हारा फर्नीचर कितने का है, क्योंकि अंदाजे वाली अकाउंटिंग है ना ये तो। अच्छा, अब अगर आप सब मेरे साथ हैं तो मैं अपना जुमला मुकम्मल करूंगा। अगर साल के पहले दिन उसका कैपिटल था 25 लाख और साल के आखिरी दिन उसके एसेट और लायबिलिटीज निकाल कर हमने एसेट में से लायबिलिटी लेस करके उसका कैपिटल निकाला, वो बन रहा है 30 लाख। तो बताओ आप सब लोग मुझे, उसके बिजनेस को क्या हुआ होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, बातों बातों में आपने मुझे जवाब दे दिया। अल्लाह का करोड़ों शुक्र, लाखों लाखों करोड़ों शुक्र उस मालिक का कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। यानी it means with the help of capital at start and capital at end, it means with the help of capital at start। जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, यकीन करें मैं उनके अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा, ये दिमाग में रखिएगा। आपको प्रॉफिट लिखते हुए आपके हाथों में ना दर्द हो रहा है ना, तो ये दर्द खत्म कर लें अपना। जितनी भी क्रीमें लगा सकते हैं ना हाथों में लगा लें, वरना इस साल जो है ना, सिर्फ मैंने कोई कॉपरेट नहीं करना आपके साथ, बता रहा हूँ। आपके पेरेंट्स को बुला के बोलना है आपके बच्चे ने पढ़ना ही नहीं है, बिठाएं इसको घर। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत को इसी तरह कंटिन्यू करें, अपने जो स्पिरिट है उसको कम ना होने दें जी। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट एंड कैपिटल एट एंड we can ascertain, we can determine the profit or loss of the business, but either that estimated profit is correct or incorrect, or there are number of possibilities to increase or decrease that profit। yes, हो सकता है साल के दौरान मालिक ने ड्राइंग की हो सकता है मालिक ने साल के दौरान और पैसे लगाए हो। कल इस बात को इंशाल्लाह अपने लेक्चर में शामिल करेंगे। आज आपको असाइनमेंट असाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी कंप्यूटेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी डिस्कशन मुकम्मल नहीं हुई है। कल की क्लास में अब हम कैपिटल एट एंड और कैपिटल एट स्टार्ट की मदद से प्रॉफिट निकाल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें ड्राइंग्स और कैपिटल एडिशनल इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र है। कल इंशाल्लाह इसे आपके साथ डिस्कस करके कल आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा रिलेटेड टू कंप्यूटेशन, सही है। ओपनिंग एंट्री में तो एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो एक्चुअल कैपिटल आफ्टर प्रॉफिट या लॉस आएगा। जी तलाल, आई होप आप सब क्लियर होंगे। जिन लोगों को कंफ्यूजन हो वो मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, अपना ख्याल रखिएगा। मैं सेशन को एंड करता हूँ। आपके नेक्स्ट टीचर यकीनन आपकी क्लास का इंतजार कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर इमरान। अस्सलाम वालेकुम मिस नाज़नीन, मेरे पास से जी एंड सर। कॉल, मेरे पास से एंड कॉल नहीं हो रही है। अच्छा, लेट मी तो मैं चेक, सब मैं चेक करती हूँ, देख मैं मुझे क्या देख मैं करती हूँ। चेक कर लो आप। सर इमरान।